भारत की संसद में पीओके पर प्रस्ताव पास हो चुका है। पीओके हमारा हिस्सा है। क्या पीओके को वापस लेने का यही समय है, सही समय है? देखिए, ये इस तरह का मैं जवाब दूंगा तो लोग बोलेंगे जिंगोइज्म कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि पीओके भारत का हिस्सा है, इसमें दो राय नहीं है। अब हम इसको किस तरीके से हम दोबारा हासिल कर सकते, ये स्ट्रेटजी ये सरकारों को तय करनी चाहिए। मगर मैं फिर से कहता हूं कि जब हमने बालाकोट और उरी किया, उस वक्त हम कम से कम उन जगहों को हासिल कर लेते जहां पर वो लॉन्चिंग पैड्स थे। तो मेरा मानना यह है कि अब की बार अगर अब हम जैसे बीजेपी अंदर घुस के मारेंगे, मैं ये कहूँगा कि अंदर घुसे तो अब बैठिए। अच्छा, अंदर घुसे तो अब बैठिए, अब बैठिए। अब वो कैसा करेंगे हमको आपको नहीं मालूम, वो तो गवर्नमेंट सरकार तय करेगी, अपने वक्त पर वो जवाब देंगे। मगर ये ज़रूरी है, पीओके तो हमारा हिस्सा है। और यहीं से, और इसीलिए कह रहा हूँ कि पीओके में फरवरी में लश्कर-ए-तैयबा ने एक जनसभा करके वहाँ पर खुलेआम कहा था कि 2025 में हम बहुत गड़बड़ करेंगे। वो स्पीच अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और ये उसका हम पहलगाम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। ऐसा क्या एक्शन हो भारत सरकार की तरफ से कि ओवैसी साहब कहेंगे कि हाँ, पहलगाम का बदला पूरा हो गया? सर, मेरा मानना यह है कि इंटरनेशनल लॉ में हमको आर्टिकल 51 में हमको सेल्फ डिफेंस का राइट यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में मिलता है। हमको इंटरनेशनल लॉ में ये भी मिलता है कि हम ऐसे देश को नेवल ब्लॉकेट करें, एयर ब्लॉकेट करें, जो हम कर रहे हैं। और सेल्फ डिफेंस में हम नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। आपको मिसाल देता हूं टर्की की। टर्की में कर्ड्स एक बैड ऑर्गेनाइजेशन है। टर्की जाके बॉम्ब करता है, सीरिया में बॉम्ब किया। हम ये क्यों भूल रहे हैं? तैयब एर्दोगान के दौर में ही वो तो सीरिया में जाकर बॉम्ब किए, क्योंकि वो जो कर्ड्स एक ग्रुप है, वो जो बैंड ग्रुप है, वो लोग टेररिस्ट कहते हैं। भाई तो आप कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। वो भी उसका हवाला देते हैं कि भाई हम वो टेररिस्ट है, वो तुर्किया में आके गड़बड़ करते हैं। आप मुल्क में आकर आप हथियारों के साथ आप मार रहे हैं हमारे गरीब बच्चों को, बेटियों को। अरे आप सोचिए आप थोड़ी देर के लिए कि आप क्या है, लड़कियों महिलाओं को अलग कर रहे हैं, बच्चों को अलग कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या, अगर आप नॉन स्टेट एक्टर को वाला एग्जांपल दे रहे हैं तो वक्त आ गया है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मगर असल एक्टर तो स्टेट है ना, असल प्रोड्यूसर वो है। तो टारगेट पर क्या असीम मुनीर होने चाहिए? ये सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर तो वही है। ये तो सरकार को तय करना है। यहाँ बैठकर डल लेक में आराम से मैं ठंडक में बहुत सी बातें कर सकता हूँ, मगर एक्चुअल फैक्ट में तो ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या असीम मुनीर पाकिस्तान का? देखिए, जो कोई भी भारत के खिलाफ बुरी नजर उठा के देखेगा, सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बुरी नजर से मुराद जो टेररिज्म पैदा करेगा, प्रमोट करेगा, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं आई एम नॉट पुटिंग वर्ड्स इन योर माउथ ओवैसी साहब। मैं बस अब सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, क्या असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को एक नॉन स्टेट एक्टर मानते हैं? नहीं, नॉन स्टेट एक्टर कहाँ है? वो तो एनएसए भी बन चुके हैं। वो नॉन स्टेट एक्टर कहाँ है? नॉन स्टेट एक्टर तो एलईटी है, वो तो स्टेट के है ना। वो तो अब तो उनको एनएसए बना दिया गया है, उनके आईएसआई चीफ को बनाया गया है। पहले की सरकार और अब की सरकार में आप कोई फर्क देखते हैं? क्योंकि अब की जो सरकार है वो कहती है कि पहले की सरकारें आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, हमने फ्री हैंड दे दिया है, अब हम अंदर जाकर अटैक करते हैं, भारत घुसकर मारता है। अब ये पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए रेटोरिक है बीजेपी का। मगर 26/11 के बाद भी जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत को जो सपोर्ट मिला और पाकिस्तान का कंडेमनेशन हुआ, एक पराया स्टेट हुआ, और 26/11 का जब वाक़या आपको याद होगा, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में थे जी। माने किसी को भिजाकर इतनी बेशर्मी से इस तरह के ये लोग हैं जो हमला करवाते हैं। तो कंडेमनेशन हुआ 26/11 के बाद। अब मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ,
जब एक कंसेंसस ये था, अब कंसेंसस कुछ और है।